इरफान से शाह ने जैसा किया था व्यवहार, यूसुफ पठान ने उसका बदला मोदी से ले लिया। मोदी भक्त का वार, ममता की टीम एक्टिव। मोदी का घेराव, किया सवाल, मैदान छोड़कर के भागी बीजेपी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मोदी शाहबाज की लड़ाई में जो डैमेज भारत की विदेश नीति को हुआ, उसकी पूर्ति करने के लिए मोदी सरकार को अचानक से विपक्ष की याद आने लगी। राहुल, स्टालिन, शरद पवार जैसे विपक्ष नेताओं को सरकार ने गुहार लगाने शुरू कर दिए। अब हमारे साथ आइए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। इसलिए अब मोदी सरकार की ओर से वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की पोल खोलने के मकसद से एक संसदीय दल का गठन किया गया था। इस दल में 40 सांसद शामिल थे, जिसमें एक थे यूसुफ पठान। यूसुफ पठान इरफान पठान के बड़े भाई। इरफान पठान कभी आईपीएल में कमेंट्री किया करते थे, लेकिन इस बार नहीं कर रहे। आईपीएल बीसीसीआई की ओर से करवाया जाता है। बीसीसीआई में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का दबदबा है। जय शाह के इसी दबदबे का शिकार यूसुफ पठान के छोटे भाई इरफान पठान बने। इरफान पठान को जब आईपीएल कमेंटेटर के तौर पर पैनल से हटाया गया, तो यह आरोप उन पर बीसीसीआई ने लगाया कि इरफान कमेंट्री के दौरान अपना एजेंडा तय करते हैं, जबकि इरफान पठान ने टीम इंडिया के कुछ सीनियर खिलाड़ियों की आलोचना की थी। यह आलोचना उनके खराब खेलने की वजह से की गई। इरफान पठान को कमेंट्री से हटा दिया गया, जबकि इसी तरह की आलोचना ब्राह्मण जाति के रवि शास्त्री, कृष्णमाचारी, श्रीकांत या सुनील गावस्कर करते रहे, लेकिन उनको कभी कमेंट्री से हटाया नहीं गया। बहरहाल इरफान पठान ने हार नहीं मानी। उन्होंने 20 मार्च को अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। अब वो अपनी बेबाकी से अपनी निष्पक्ष कमेंट्री अपने चैनल पर करते हैं। तो दोस्तों, कहने वाले ये कह रहे हैं कि इसी का बदला इरफान पठान ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सरकार से ले लिया। दोस्तों, भारत ने आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल स्ट्राइक के बाद पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, जिसके तहत टीएमसी की ओर से यूसुफ पठान को भेजने का प्लान था। अब यूसुफ पठान ने मोदी सरकार को यह जानकारी दी कि वो इस दौरे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। सूत्र ये बताते हैं कि यूसुफ पठान पाकिस्तान की पोल खोलने विदेशी दौरे पर जा रहे सांसदों के दल में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने सांसद यूसुफ पठान से सीधे संपर्क किया था। अब यूसुफ ने जैसे ही नो किया, वैसे ही भाजपाई माइंडसेट के कुछ नफरती चिंटुओं के गिरोह उनके पीछे लग गई। इस तरीके के कमेंट करने लगे। इसी के फहरिस्त में एक यूजर ने लिखा, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कूटनीतिक स्ट्राइक के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए, जो विभिन्न देशों में जाएंगे और पहलगाम अटैक के बाद में भारत की सैन्य कार्रवाई की डिटेल देंगे। मलेशिया, कोरिया, जापान जाने वाले दल में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान भी, किंतु उन्होंने सीधे भारत सरकार से संपर्क करके कहा कि मैं उपलब्ध नहीं हूं। इसके पीछे कारण बताया गया, सरकार ने उन्हें पहले सलाह मशवरा नहीं किया उनसे। खैर, वैसे वक्फ के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा था, तब सांसद महोदय ने चाय पीते हुए फोटो डाली थी, अर्थात चिल। भारत सरकार ने भी अच्छे से मूव चला है। अभी तो कुछ अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं। गजब की थिथरई है, वजह जानने की कोशिश नहीं की। एक्स ज्ञान रखने वाली ये महिला देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगी। विदेश नीति की कोई जानकारी नहीं, बस शब्दों के जरिए धर्म के नाम पर उन्माद फैला रही है। सोशल मीडिया पर यूसुफ पठान के बारे में एक नफरती चिंटू ने लिखा, खून में ही कौम सनी हुई है, ये लोग कभी किसी गैर इस्लामिक मुल्क के सगे नहीं हो सकते। मुझे अफसोस होता है यूसुफ पठान जैसों को बचपन में अपना हीरो माना करता था, जो सिर्फ मजहब का सगा है। इसके लिए हमेशा इसकी कौम ऊपर रहे। शायद इसे अपने आप को भारतीय कहने में भी शर्म महसूस होती होगी। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे। दोस्तों, यूसुफ पठान क्यों नहीं भारत के पक्ष को रखने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए? इसके पीछे टीएमसी ममता बनर्जी हैं। टीएमसी ने यूसुफ के प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं होने देने के पीछे तर्क देते हुए कहा, हमारा मानना है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है। हमने अपने महान देश की रक्षा के लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक है, उसे करने के लिए केंद्र सरकार को अपना समर्थन देने का वचन दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने हमारे देश को गौरवान्वित किया और हम उनके प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे। विदेश नीति पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो है, इसलिए केंद्र सरकार ही हमारी विदेश नीति तय करे और इसकी पूरी जिम्मेदारी ले। इस पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, मुझे नहीं पता
कि आपको यह जानकारी कहां से मिली। मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी जिसका उद्देश्य देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है, टीएमसी केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। हमें किसी भी प्रतिनिधिमंडल में जाने से कोई समस्या नहीं। हमारी पार्टी का कौन सदस्य प्रतिनिधिमंडल में जाएगा ये मेरी पार्टी का फैसला है। केंद्र या केंद्र सरकार एक तरफा फैसला नहीं कर सकती किस पार्टी से कौन जाएगा। टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कौन सदस्य प्रतिनिधिमंडल में जाएगा ये पार्टी को ही तय करना चाहिए। तो दोस्तों, टीएमसी और अभिषेक बनर्जी ने दो बातें कही। पहली बात, विदेश नीति सरकार की जिम्मेदारी है, जो भी समस्या है उसे टैकल करे। वैसे देखा जाए तो आज तक कब पीएम मोदी विदेश मामलों में विपक्ष की राय उन्होंने ली है? जो भी फैसला लिया है उन्होंने बिना विपक्ष के विश्वास में लिए हुए लिया है। अब जबकि सरकार की विदेश नीति फ्लॉप हो रही है तो उन्हें विपक्ष की याद आ रही है। दूसरी बात यह कि सरकार का काम था सभी पार्टियों के अध्यक्ष से सूचित करती, हम भारत के पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहते हैं। इसके लिए विपक्ष की पार्टियां अपने अपने यहां से नेता भेजा। अब पार्टियों के प्रमुख ये तय करते हैं किसे प्रतिनिधिमंडल में जाना है। यहाँ पीएम मोदी और उनकी सरकार अपनी पसंद तय करती है कि हमें ये नेता चाहिए या ये नेता नहीं चाहिए। जब देश हित की बात हो रही हो तो सरकार ने अपने विशेषाधिकार का दावा ठोक दिया, मोनोपोली दिखाने लगी। ऐसे थोड़ी चलता है। अब बीजेपी के इन भोपू लालों को कौन समझाए। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखने के लिए मोदी सरकार ने 60 डेलीगेशन गठित किए, जिनमें अलग अलग दलों के 51 सांसद और पूर्व मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के 8 अधिकारी भी इन प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद ये दोनों बीजेपी से हैं। जेडीयू से संजय कुमार झा, शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे, कांग्रेस की ओर से शशि थरूर, डीएमके की ओर से कनिमोझी, करुणानिधि और एनसीपी शरद पवार से सुप्रिया सुले की अगुवाई में ये 7 प्रतिनिधिमंडल 32 देशों और आखिर में सभी 59 सदस्य बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ मुख्यालय का दौरा करेंगे। इन 7 डेलीगेशन में शामिल सदस्यों में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के 31 और विपक्षी दलों के 20 सांसद और पूर्व मंत्री हैं। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में 7 या 8 सदस्य शामिल हैं और उन्हें सहयोग देने के लिए हर प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश सेवा के कम से कम एक अधिकारी को अटैच किया गया है। सभी प्रतिनिधिमंडलों में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि भी हैं, चाहे वो राजनेता हो या राजनयिक। कांग्रेस द्वारा सुझाए गए 4 नामों में से सिर्फ आनंद शर्मा को प्रतिनिधियों की सूची में शामिल किया गया। शेष 3 नाम गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन, अमृतन सिंह राजा वारिंग को सूची में शामिल नहीं किया गया। 4 नेताओं में से सिर्फ एक को ही स्थान दे जाने पर कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने एक बयान में कहा, यह नरेंद्र मोदी सरकार की पूर्ण निष्ठाहीनता को साबित करता है, गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर उसके द्वारा खेले जाने वाले सस्ते राजनीतिक खेल को दर्शाता है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने कहा कि मोदी सरकार के आग्रह पर शामिल किए गए 4 प्रतिष्ठित कांग्रेस सांसद निश्चित रूप से प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे और अपना योगदान देंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक मिशन, एक संदेश, एक भारत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रमुख देशों में संपर्क करेंगे, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, एमजे अकबर, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन, सलमान खुर्शीद, एसएस अहलुवालिया शामिल हैं, जो वर्तमान में संसद सदस्य नहीं है। मगर दोस्तों, ऐसी स्थिति में यूसुफ पठान का खुद को उपलब्ध न बताना दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटुओं को खल गया और इसीलिए वो अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।